alaikum, dear students. In today's lecture, we are going to discuss chapter number 5, risk and return. We will define risk and return. Then we will discuss how we can use probability distribution to find risk. What are the attitudes towards risk and return in a portfolio context. What is diversification? And then at the last, we will discuss capital-based pricing model. Is a return. Return is an income received on an investment plus any change in the market price, usually expressed as a percentage of the beginning market price of the investment. हमने इसमें क्या करना है, हमने इसमें इनकम, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें आपको जो इनकम रिसीव होगी वो प्लस जो मार्केट प्राइसेस में चेंज आएगी उसको आपने प्रीवियस प्राइस पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो रिटर्न आएगा। इस फार्मूला में आपको नज़र आ रहा है डी टी से मुराद है यहाँ पे इनकम रिसीव्ड, पी टी से मुराद है आपकी करंट प्राइस, पी टी -1 से मुराद है प्रीवियस प्राइस जो कि बिगिनिंग ऑफ द मार्केट पे थी। इन दोनों के का डिफरेंस निकाल के आप इनकम के साथ इसको सम कर देंगे और इसकी रेशो निकालेंगे हम बिगिनिंग मार्केट प्राइस पे, तो हमारे पास रिटर्न आ जाएगा। एग्जांपल, the stock price for a stock A was $10 per share 1 year ago. The stock is currently trading at 9.50 per share and shareholders just received $1 dividend. What return was earned over the last year? इसको हम जो वैल्यूज गिवन है उस फार्मूले में जो हमने डाला देखा, उस फार्मूले में डाल के हम जब इसको देखेंगे तो आपके पास जो रिटर्न आएगा तो उस $10 पर ईयर जो हमने शेयर लिया था उस पर हमें 5% रिटर्न मिला। What is risk? Risk is the variability of returns from those that are expected. जो भी expected returns होते हैं उनसे जो changes आती हैं, जो variability होती है उसको हम risk कहते हैं। जो भी आप चीज़ें expect कर रहे होते हैं किसी भी financial instrument के बारे में, उससे जो changes होकर जो result आपको मिलता है उसको हम risk कहते हैं। What rate of return you will expect on your investment this year? What rate you will actually earn? Does it matter if it is a bank cash deposit or a share or stock? कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके हम अभी आंसर करने की कोशिश करेंगे इन कमिंग नेक्स्ट स्लाइड्स में। How the rate of return is going to be determined? तो जब भी रिस्क का मतलब है, रिस्क तब मार्केट में एग्जिस्ट करेगा जब अनसर्टेनिटी होगी, और रियल वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि जितने भी फिनोमेनाज हैं दे आर अनसर्टन, और जब अनसर्टेनिटी है फिर अनसर्टेनिटी का मतलब है कि वहाँ पर रिस्क की इन्वॉल्वमेंट है। जब रिस्क की इन्वॉल्वमेंट होती है तो फिर हम वहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में कोई बात हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते। जब हम श्योरिटी के साथ नहीं कर सकते फिर हम एक्सपेक्टेशंस की तरफ जाते हैं, हम प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। तो अब हमने जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स डिटरमाइन करने हैं उसका जो है वो किस तरीके से हम जो है डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके में जाने से पहले आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी इज द चांस ऑफ अकरेंस। तो प्रोबेबिलिटी चांस ऑफ अकरेंस से मुराद है किसी भी चीज़ के होने की परसेंटेज जो है उसको हम जो है प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। जैसे कि आपके पास एक काइन है, उसके दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या हेड आएगा या टेल आएगा, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ उसकी 2 हैं। तो आप हेड को जो टोटल पॉसिबिलिटी पे डिवाइड करेंगे तो आपको हेड होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और जब आप एक दफ़ा उसको कंट्रास्ट करते हैं तो उसमें आप जो है वो टेल आने की प्रोबेबिलिटी को आप टोटल प्रोबेबिलिटी पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास टेल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे टेल अगर आप एक दफ़ा कंट्रास्ट करेंगे या हेड आएगा या टेल आएगा, इट मीन्स कि वन पॉसिबिलिटी है या हेड के लिए या टेल की, तो टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है, तो 1/2 आप दोनों की प्रोबेबिलिटी आपके पास निकल आ जाएगी। तो जब डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जब आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है, उसमें जम्प्स हैं, उनमें उसमें गैप्स आ रहे हैं उसकी वैल्यूज़ में। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के सिनेरियो में जो फार्मूला है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का ये है, आर बार इज इक्वल टू सम ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर आई इंटू पी आई। अब आर बार यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी भी एसेट पे, आर आई जो है वो उसकी किसी भी पॉसिबिलिटी की ith पॉसिबिलिटी की रिटर्न है, पी आई उससे मुराद यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है जो भी उस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है,
और n इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, आपके पास कोई स्टॉक की वैल्यू है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो आपके पास हम कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के आपके पास आर आई की वैल्यूज भी गिवन है, पी आई की वैल्यूज भी गिवन है। अब हमने यहाँ पे आर आई पी आई के जो सम है वो निकाल, उसका जो मल्टीप्लाई है वो निकाल के हम उसको टोटल सम करेंगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 0.9। सेकंड मेजर ऑफ मेजरिंग जो रिस्क है, पहला हमने देख लिया, उसको हमने कहा प्रोबेबिलिटी है। दूसरा जो मेजर है वो आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वन ऑफ द टूल ऑफ टू मेजर डिस्पर्शन। स्टैटिस्टिक्स का कंसेप्ट है जिसमें हम क्या करते होते हैं, अराउंड द मीन किसी भी वेरिएबल की, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की डिस्पर्शन देखते हैं कि उसका स्प्रेड कितना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अब हमने फार्मूला देखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यह है आपके पास सिग्मा इज इक्वल टू समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनटू आर आई माइनस एक्सपेक्टेड आर होल स्क्वायर इनटू पी आई। जब इस फार्मूले में हम डालेंगे तो आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये भी रिस्क मेजर करने का एक तरीका है। ये एग्जांपल आपके सामने सॉल्व की हुई है, आप उसको देख सकते हैं उसी तरीके से। सिर्फ इसमें जो डिफरेंस है, वहां पे हम सिर्फ सम कर रहे थे जो ith पॉसिबिलिटी के रिटर्न्स हैं और प्राइस का, सॉरी प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पे हम जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न्स आ रहे हैं उसका डिफरेंस करके उसको स्क्वायर करेंगे और उसको फिर हम जो है वो प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। इसमें ये उसी एग्जांपल को कंटिन्यू किया गया है। अब मेजर करने का इन केस ऑफ अनसर्टेन सिनेरियो, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन टू द मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन की जो रेशो निकालते हैं उसकी मीन के पर, इट इज अ, हम इसको कह सकते हैं इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क। इसका फार्मूला आपके सामने गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इस स्लाइड में आपके पास जो डिफरेंशिएशन किया जा रहा है वो ये है कि व्हाट इज द कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जिसकी हर एक वैल्यू जो है पिछली वैल्यू के साथ एसोसिएटेड है, जिसमें कोई जंप या उसमें कोई डिफरेंस, कोई गैप्स नहीं है। ऑन द अदर एंड जो आपको लेफ्ट पैनल ऑफ द स्क्रीन नजर आ रहा है वहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ ड्रा की हो, जहां पे आपको जो है उसकी डिफरेंट वैल्यूज में जंप्स नजर आ रहे हैं, गैप्स नजर आ रहे हैं, जो कि आपको येलो बार से नजर आ रहा है। अब हमने पीछे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात की थी, हमने डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी। अब हम यहाँ से ऑनवर्ड कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखेंगे कि उसके बारे में हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी एसेट की, किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बाइंग के साथ अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है तो क्या, कितना रिस्क एसोसिएटेड है, उसको हम मेजर करने के लिए हम इस फार्मूले में जाएंगे। यहाँ पे आपके पास एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ एसेट्स को आर बार से शो किया हुआ है। इसका फार्मूला आई समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनटू रिटर्न ऑफ ith ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आप करेंगे तो आपके पास जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आ जाएंगे इन केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। वही उसी तरीके से फार्मूला पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का देखेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है। अब वहाँ पे आप डिफरेंस उसके मुकाबले में ये है कि हम यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n इनटू एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिटर्न्स माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। हमें उसमें नोट करना है हमने ये कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो आपका जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हम पॉपुलेशन के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे आर प्राइम जो है वो पॉपुलेशन मीन को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिस्क एटीट्यूड। अब हमने ये देखना है कि जब आपके पास रिस्की सिचुएशंस होती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं अंडर द प्रेजेंस ऑफ रिस्क। उसको हम रिस्क एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट
is the amount of cash someone would require with certainty at the point in time to make the individual indifferent between that certain amount and an amount expected to be received with risk at the same point of time. ये छोटा सा कंसेप्ट है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का, कहता है कि ये वो पैसे की अमाउंट है जो आप किसी एक बंदे को इंडिफरेंट कर ले कि वो किसी एक सर्टन सिचुएशन के दरमियान और एक जो रिस्की सिचुएशन के दरमियान इंडिफरेंट हो जाए किसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे। एटीट्यूड जो है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंगली तीन तरीके से जो है वो आपके पास रिस्क का एटीट्यूड प्रिवेल कर सकता है। अगर आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट ग्रेटर हो एक्सपेक्टेड वैल्यू से, मींस कि अगर आप सर्टेनिटी ज़्यादा हो आपको और एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो कम हो किसी भी अनसर्टन सिचुएशन की, तो आप रिस्क को प्रेफर करेंगे। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपका सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इक्वल हो एक्सपेक्टेड वैल्यू को, तो आप रिस्क न्यूट्रल होंगे या इंडिफरेंट होंगे। और थर्ड सिनेरियो ये प्रिवेल करती है कि आपकी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इज लेस देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो वहां पे रिस्क एवर्जन होगी। जब रिस्क एवर्जन होगी तो इट मींस आप रिस्क को अवॉइड कर रहे हैं। इन नॉर्मली इन रियलिटी मोस्ट इंडिविजुअल्स आर रिस्क अवर्स, ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रिस्क को अवॉइड करते हैं। द एग्जांपल ऑफ रिस्क एटीट्यूड, suppose you have a choice between a guaranteed dollar reward or a coin flip gamble of $1 lakh और 0% चांस, अब उसके जो आपके पास वो फ्लिप में 50% चांस हो या आपके पास डॉलर जीरो लेने का चांस भी 50% हो, तो अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ गैम्बल जो है वो $50,000 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे? कहता है पर्सन है रिक्वायर्स अ गारंटी ऑफ $25,000 or more to call off the gamble. A person B, whereas, is just as happy to take $50,000 or take the risky gamble, and person B requires at least $52,000 to call off the gamble. अब हम ये देखेंगे ये तीन बंदे जो हैं, ये पर्सन ए who shows risk aversion because her certainty equivalent is greater than the expected value of the gamble is less than the expected value of gamble, whereas person B shows the risk indifference or risk neutrality because he or she is certainly equivalent and it's equal their his or her expected value of the gamble, whereas person C reveals a risk preference because her certainty equivalent is greater than expected value of the gamble. हाउ वी कैन डिटरमाइन पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए पोर्टफोलियो से क्या मुराद है। पोर्टफोलियो से ये मुराद है, जब हम फाइनेंस की टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं पोर्टफोलियो, तो उसका मतलब है कि जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके छोटी छोटी जगहों पे आपने डिफरेंट जगहों पे जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है, या अपने एसेट्स को आपने किन किन जो है वो कौन कौन सी तरह के आपने एसेट्स खरीदे हैं, किस-किस तरह के एसेट्स का आपने पोर्टफोलियो बनाया है। अब यहाँ पे जब हम पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला ये है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स ऑफ द पोर्टफोलियो इज़ इक्वल टू summation j is equal, j varies from 1 to m and it is multiplied by wj and r prime j। wj जो है वो आपका वेटेड प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट का, जो भी आपकी पोर्टफोलियो में उस इन्वेस्टमेंट की जो वेटेज है उसका वेटेड आपके पास वो है वेट है। वेयर एज आर प्राइम जे जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न है आप उस एसेट का जिसका आपने वेट लिया हुआ है, एंड m इज द टोटल नंबर ऑफ एसेट्स इन दैट पोर्टफोलियो, कि आपने अपने एसेट्स में अपने पोर्टफोलियो में कितने एसेट्स रखे हैं, m डिटरमाइन दैट नंबर। अब जब आपने जो है वो डाइवर्सिफिकेशन करनी है, डाइवर्सिफिकेशन से मुराद क्या है? डाइवर्सिफिकेशन से मुराद है कि हमने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, रिस्क को रिड्यूस करना है। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द वे टू रिड्यूस द रिस्क। आप रिस्क को रिड्यूस करने के लिए एक बहुत सारे छोटे-छोटे कंसेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से एक जो है वो डाइवर्सिफिकेशन है। डाइवर्सिफिकेशन से मुराद है कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है, अपनी जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट्स है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, आप इस तरीके से करें कि आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। जैसे अभी आपके सामने जो है वो 3 किस्म के सिनेरियोज़ जो हैं वो आपके सामने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आइदर आप सिक्योरिटी ई खरीद सकते हैं
या आप सिक्योरिटी एफ खरीद सकते हैं। सिक्योरिटी ई की जो वेरिएशंस आ रही हैं, जो आपको रिटर्न्स आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट रिटर्न के, वो ज़्यादा रिस्की हैं, उसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी है, उसकी जो कर्व है उसमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन नज़र आ रहे हैं आपको। वेयर एज सिक्योरिटी एफ जो है वो रिलेटिवली सिक्योरिटी ई के मुकाबले में कम रिस्की है, लेकिन रिस्क स्टिल मौजूद है। पहले शुरू में ज़्यादा रिस्की, लेकिन बाद में जाके कम रिस्क हो जाती है। अब डाइवर्सिफिकेशन क्या है कि जब आप बोथ कम्बिनेशन ऑफ ई एंड एफ में इन्वेस्टमेंट कर लें, तो आपकी जो वेरिएशंस इन इन्वेस्टमेंट के जो रिटर्न निकलेगा, उसकी वेरिएशन नियर टू फ्लैट लाइन होगी, कम ज़्यादा उसमें वोलेटिलिटी होगी, कम उसमें वेरिएशंस होंगी। तो ये शो करता है कि डाइवर्सिफिकेशन से आप जो है वो रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिस्क की टाइप्स क्या है? रिस्क की टाइप को हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल रिस्क को हम डिवाइड कर सकते हैं सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क में। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? इट इज द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक और पोर्टफोलियो एसोसिएटेड विद चेंजेस इन रिटर्न ऑन द मार्केट एज अ होल। Whereas unsystematic risk क्या होते हैं? It is the variability of returns on stock or portfolios not explained by general market movement. It is avoidable through diversification. Systematic return जो है, सॉरी रिस्क जो है, वो आपके स्टॉक्स और पोर्टफोलियोज के साथ जो वेरिएबिलिटी एसोसिएटेड है मार्केट में जो चेंज हो रही है उसके साथ। लेकिन जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है, इट इज़ द जो है वो आपका वो रिस्क जो आपकी मार्केट की मूवमेंट्स की वजह से आपकी स्टॉक्स और पोर्टफोलियो की रिटर्न में जो वेरिएबिलिटी आती है वो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। अब आप सिस्टमैटिक जो रिस्क है उसको तो डाइवर्सिफाई इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप अनसिस्टमैटिक को कर सकते हैं, बिकॉज आप मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जो सिस्टमैटिक रिटर्न है वो मार्केट से इफेक्ट हो रहा है। सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो मार्केट से जनरेट हो रहा है, मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, बिकॉज उसमें जो मार्केट की फ्लक्चुएशंस और मार्केट की मूवमेंट्स का जो अमल दखल है वो कम है। आपके सामने डायग्रामेटिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हुए एक आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क का जो है वो पोर्टफोलियो रिटर्न है, स्टैंडर्ड डेविएशन है जो आपको फ्लैट लाइन से नज़र आ रहा है, एक फ्लैट प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है जो रेक्टेंगल की तरह का। वेयरएज जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसमें आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, उसके जो रिटर्न्स नज़र आ रहे हैं, उसके जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, वो पहले हायर थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन होते गए, विद द पैसेज ऑफ टाइम करते करते वो फ्लैटर होते जाते हैं। तो आपकी जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है इट कैन बी डाइवर्सिफाइड, बट जो सिस्टमैटिक रिस्क है इट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। The next thing in this chapter, that is capital asset pricing model. कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल क्या है जी? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इज द मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड एक्सपेक्टेड और रिक्वायर्ड रिटर्न। अब हमने क्या करना है इस मॉडल में? हम ये देखते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी जो है उसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो रिस्क फ्री रेट वो किस चीज़ पे मुश्तमिल है? वो कहते सीपीएम मॉडल कहता है कि सिक्योरिटीज एक्सपेक्टेड रिक्वायर्ड रिटर्न इज द रिस्क फ्री रेट प्लस अ प्रीमियम बेस्ड ऑन द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो सीपीएम मॉडल बेसिकली ये आपको ये बताता है कि आप की जो इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं उस वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी में रिस्क कितना है और उसका रिस्क प्रीमियम कितना है, और उस रिस्क के बदले में आप कंपनसेट कितने हो सकते हैं, उसको हम रिस्क प्रीमियम कहते हैं। कंपनसेशन फॉर अ रिस्क इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम। तो अब हमने रिस्क प्रीमियम को देख के और रिस्क को देख के हमने ये डिसाइड करना है कि आइदर वी हैव टू इन्वेस्ट इट इन दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट। द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल describes the relationship between systematic risk and expected returns for the assets, particularly stocks. It is widely used throughout finance for pricing risky securities and generating expected returns for asset given the risk of those asset and cost of capital. ये सीएपीएम मॉडल जो है अपने ये सिंपल वर्ड में हमने ये देखना है कि आपके पास रिस्की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनालाइज करने के लिए हम देखते हैं कि आपके पास जो डिफरेंट रिस्की अपॉर्चुनिटीज हैं उनके साथ कितना रिटर्न एसोसिएटेड है, और उस रिटर्न और जो रिस्क को देख के आपने डिसाइड करना होता है कि आइदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन दैट अपॉर्चुनिटी और नॉट। सिंपल वर्ड्स में सीएपीएम मॉडल ये स्टार्ट करता है। Assumption of CAPM model. First assumption is that capital market are efficient.
The second assumption is that homogeneous investors expectations over a given time period. Third assumption is that the risk-free asset return is certain. The fourth assumption is that market portfolio contain only systematic return risk. लाइन से डिस्क्राइब होगा इस जितना आपकी अपॉर्चुनिटीज इस लाइन के करीब होगी उतना ही आप ये जो लाइन जो है जिस एक्सेस की तरफ होगी उस तरफ आपका जो है वो उसका प्रेफरेंस आपका झुकाव उस एक्सेस की तरफ होगा। अगर ये लाइन जो है वो एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक के एक्सेस की तरफ ज्यादा होगी तो इट मींस आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, वहां पे स्टॉक्स में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। अगर ये एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो की तरफ इसका झुकाव होगा, टिल्ट होगी, उसके एक्सेस के करीब होगी ज़्यादा, फिर वहाँ पे आपको एक्सेस रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो मिलेगा। अब दूसरी बात क्या है कि आपका कोई भी अपॉर्चुनिटी जो कि ब्लैक डॉट से नज़र आ रही है आपको, इस लाइन से अगर ऊपर है, तो वहाँ पे फिर एसेट आपका जो है वो ओवर प्राइस्ड है। और अगर आपका इस कैरेक्टरिस्टिक लाइन से नीचे है वो अपॉर्चुनिटी लाई कर रही है अपने डिस्पर्शन, अपने मायर में, अपने रिस्क में, प्रीमियम में, तो वो अपॉर्चुनिटी फिर अंडर प्राइस्ड है। अब हमने इसको जानने के लिए कि जो हमें इस कैरेक्टरिस्टिक लाइन से बेहतर किस तरीके से हमें गाइडलाइन मिल सकती है, वी हैव टू कैलकुलेट वन अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड बीटा। बीटा इज द स्लोप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लाइन। स्लोप का फार्मूला राइज ओवर रन का है। आपने देखना है कि जी जो वर्टिकल एक्सेस पे जो वेरिएबल है उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं, उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे जो चीज़ मेजर कर रहे हैं उसमें कितनी चेंजेस आ रही हैं। बीटा क्या होता है? बीटा जो index of systematic risk, it measures the sensitivity of a stock's return to changes in returns on the market portfolio. And lastly, the beta is for the portfolio is simply a weighted average of the individual stock beta in the portfolio. Simply words में बीटा जो है आपको सेंसिटिविटी को शो करता है कि आपकी जो भी अपॉर्चुनिटी है उसकी स्टॉक रिटर्न जो हैं वो मार्केट पोर्टफोलियो के रिटर्न के साथ कितने ज़्यादा सेंसिटिव हैं। स्टॉक्स मार्केट पोर्टफोलियो में कोई चेंज आएगी तो उसकी वजह से फिर स्टॉक रिटर्न पे भी चेंज पड़ेगी, उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उस चीज़ का जो इम्पैक्ट है वो जज करने के लिए हम बीटा का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन के डिफरेंट स्लोप्स डिस्कस किए गए हैं। अगर आपके पास बीटा जो है ग्रेटर देन 1 हो, तो उसका स्लोप जो है वो रेड लाइन जो है वो ड्रा हुई है, उसका वो जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है उस वक़्त जो है वो रेड लाइन की तरह बिहेव करेगी और वहाँ पे आपके पास जो परफॉर्मेंस है उसकी वो एग्रेसिव नेचर की है। व्हेयरएज़ अगर तो ब्लू लाइन जो जिस तरह हमने ड्रा की हुई है, वहाँ पे बीटा जो है इक्वल टू 1 है, तो अब आपने जो है वो रिस्क बिहेवियर आपका रिस्क न्यूट्रल तरह का होगा। एंड व्हेयरएज़ व्हेन बीटा इज़ लेस देन 1, द सेंसिटिविटी इज़ लेस देन 1, तो फिर हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक लाइन है वो ड्रा होगी लाइक इन एज़ द ग्रीन लाइन। और उस वक़्त आपकी जो अप्रोच होगी मार्केट में वो डिफेंसिव नेचर की होगी कि आप अपने ये एक्सेस टू जो एक्सेस रिटर्न ऑन स्टॉक हैं, उनका जो रिलेशनशिप आपने जज करना है मार्केट पोर्टफोलियो में, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उनका माइल्ड किस्म का है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज़ अनदर स्मॉल कांसेप्ट इन दिस चैप्टर। इसको हमने जज करने के लिए इसका फ़ॉर्मूला देखना है। इसका फ़ॉर्मूला ये है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एनी स्टॉक जे जो है, इट इज़ इक्वल टू द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आरएफ प्लस द बीटा, जो हमने कहा है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंसिटिविटी और सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ स्टॉक एंड द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स माइनस द रिस्क फ्री रिटर्न ऑन दैट स्टॉक। उसको ड्रा करेंगे इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली, तो आपके पास कुछ सिचुएशन इस तरह की सी जो है वो ड्रा होगी जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही है। जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो आपको एक रेक्टेंगुलर की शेप में नज़र आएँगे, जो इस डायग्राम में आपको ग्रीन शेडेड एरिया नज़र आ रहा है। व्हेयर एज़ जो रिस्क प्रीमियम है, जो मोर रिस्की एसेट है, जो मार्केट बेस्ड एसेट है, तो उसका जो रिस्क प्रीमियम है वो आपको जो है वो इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीजिंग नज़र आ रहा है। जैसे-जैसे आप ज़्यादा मार्केट में इन्वॉल्व होते जाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, आपका रिस्क प्रीमियम बढ़ता जाता है। इसीलिए फाइनेंस में एक बहुत मशहूर टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, हाई रिस्क
हाई रिटर्न। जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। एंड लास्टली, हाउ वी कैन डिटरमाइन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक एग्जांपल ली हुई है कि लीज़ा मिलर कोई पर्सन है एट एट बास्केट वंडर इज अटेम्प्टिंग टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिटर्न required by their stock investor. She is using a 6% risk-free interest rate and a long-term market expected rate of return of 10%. A stock analyst following the firm has calculated that the firm beta is 1.2. Now, what will be the required rate of return on the stock of Basker's Wonder? उसको आपने में सारी चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, अपने फार्मूला में डालेंगे, तो जो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको नज़र आ रहा है, वो है 10.8%। कि अब आपका जो मार्केट बीटा से जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो 10% अगर होगा, 10.8% होगा, तो उससे वो एक्सेस में जाएगा। अब हमने ये देखना है कि जो अपॉर्चुनिटी लीज़ा मिलर के पास थी, उसकी डिटर्मिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे हो सकती है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो किसी भी स्टॉक की एसेट की एक्चुअल जो वैल्यू होती है, वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो अब वो उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जिस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट कर रही हैं, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करें। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए शी कैन यूज़ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब वो क्या करेंगी, अपने डिविडेंड फॉर नेक्स्ट पीरियड जो होंगे, वो देखेंगी कि क्या उनके डिविडेंड फॉर नेक्स्ट पीरियड और जो है वो ग्रो कर रहे हैं। अगर ग्रो कर रहे हैं तो किस रेट पे ग्रो कर रहे हैं। अब जब वो ये एनालाइज़ कर लेंगे, इसके बाद वो देखेंगे क्या वो स्टॉक जो है वो ओवर प्राइस्ड है या अंडर प्राइस्ड है। जो हमने कैरेक्टरिस्टिक लाइन के साथ हमने बात की थी सीएपीएम मॉडल में भी, ये भी उसी तरीके का मॉडल है जो कि हम आपको ये बताता है कि आपने मार्केट अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, लेस रिस्कियर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है या ज़्यादा रिस्कियर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है। Intrinsic value of that opportunity for Lisa Miller can be calculated by this formula। आप उस फार्मूले में वैल्यू पुट करें, तो वैल्यू पुट करके आपने ये बताना है कि आपका जो स्टॉक है, जो एसेट है, वो ओवर वैल्यूड है मार्केट प्राइस से या अंडर वैल्यूड है। जब उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कम हो और मार्केट प्राइस ज़्यादा हो, तो वो जो आपका स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड होगा। वेयरएज़ अगर उसकी मार्केट प्राइस जो है कम हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो, तो उस वक़्त वो एसेट या जो अपॉर्च्युनिटी है वो अंडर प्राइस्ड होगी, अंडर वैल्यूड होगी। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या शो कर रही है? सिक्योरिटी मार्केट लाइन ये शो कर रही है कि अगर आपका स्टॉक जो है, उसकी वैल्यू आपकी सिस्टमैटिक जो लाइन है उससे अबव लाई कर रही है, उस वक़्त आपका जो स्टॉक है वो अंडर प्राइस्ड है। अब प्राइस की जो डायरेक्शन है, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की डायरेक्शन है, वो डाउनवर्ड मूव करेगी। और व्हेयरएज़ अगर आपका स्टॉक जो है उसकी वैल्यू उस प्राइस से लाइन से नीचे लाई कर रही है, तो आपकी जो मूवमेंट है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की, वो अपवर्ड होगी सो दैट कि आपका एसेट जो है वो अंडर ओवर प्राइस्ड होने से निकल आए, या दूसरे सिनेरियो में, पहले वाले सिनेरियो में जब अंडर प्राइस्ड है, तो आपने ये देखना है कि सो दैट आपका जो एसेट है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाए।